हेलो बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए के प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। आइए बेटा समझते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? आइए बेटा इसका उत्तर देखते हैं। लेखक आशावादी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। वह यह विश्वास रखते हैं कि दुनिया में प्रेम, दया, सहानुभूति, विश्वास जैसी भावनाएं आज भी विद्यमान हैं। ये आज भी हमारे समाज में हैं, इनका लोप नहीं हुआ। वह धोखा खाने के बाद भी आशावादी होने के कारण संतुलित हैं। निराश होने पर व्यक्ति यदि असंतुलित होकर सोचता है तो पूरी दुनिया उसे झूठी और फरेबी नजर आती है। ऐसे में लेखक को तमाम घटनाएं याद आती हैं जब लोगों ने बिना कारण ही, बिना वजह ही उसकी मदद की थी। रेल का टिकट बाबू और बस का कंडक्टर उन्हें याद आते हैं। आज भी समाज में सच्चे और ईमानदार लोग विद्यमान हैं। इसी आधार पर लेखक निराश नहीं है, उसके जीवन में अभी भी आशा है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। इसमें देखते हैं बेटा, अनाथालय। आप जानते हैं अनाथालय में अनाथ बच्चे जो अपने माता पिता से वंचित हो जाते हैं, या वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते, उनके रहने, पढ़ने, लिखने, उन्हें हुनर सिखाने तथा कामयाबी के लिए सारी सुविधाएं अनाथालय द्वारा मुफ्त में प्रदान की जाती हैं। इसका दूसरा उदाहरण है वृद्ध आश्रम। वृद्ध आश्रम भी समाज सेवा का आदर्श प्रस्तुत करता है। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, बच्चों द्वारा उपेक्षा का शिकार बन जाते हैं तथा घर पर अपमान ना सहने के कारण वृद्ध आश्रम में रहने लगते हैं। आश्रम उनके खाने पीने, सोने, रहने, ओढ़ने की सारी सुविधाएं मुफ्त में प्रदान करता है। उनका सारा खर्च जो है वो आश्रम द्वारा ही उठाया जाता है। तो इस प्रकार अनाथालय और वृद्ध आश्रम जो हैं वो समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं और समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा इसका। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के गलत पक्ष को उद्घाटित कर, किसी गलत बात को हम उजागर करते हैं और उसमें केवल रस लेते हैं, उस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, उसमें अपनी तरफ से कई बातों को जोड़ देते हैं। या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, तब दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है। अगला प्रश्न देखिए। आजकल के बहुत सारे समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं, ये सत्य बात है। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। तो ये कार्य जो है यह उचित है या अनुचित है, इसके बारे में आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। आजकल बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर समाज में फैली बुराइयों से लोगों को अवगत कराते हैं। वो हमें जागरूक करते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे आसपास क्या बुराइयां, क्या कुरीतियां फैली हुई हैं।
इससे समाज में जागरूकता आती है। जब लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो वह जागरूक हो जाते हैं और साथ ही समय रहते लोग सचेत और सावधान हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उस बुराई को अपने समाज से बाहर निकाला जाए। तो यह जो कार्य करते हैं ये बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। बेटा यहाँ पे आपको कुछ परिस्थितियाँ दी हैं। अगर ऐसी परिस्थितियाँ हुई तो उनके परिणाम क्या हो सकते हैं उसके बारे में हमें बताना है। पहली परिस्थिति है, सच्चाई केवल भीरू का मतलब डरपोक और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। अगर ऐसी परिस्थिति हुई तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा लोग सच्चाई से दूर भागेंगे और देश में तानाशाही बढ़ेगी। दूसरी परिस्थिति देखिए, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऐसी परिस्थिति का परिणाम क्या होगा? देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, चारों तरफ अराजकता हो जाएगी और देश में भ्रष्टाचार जो है उसको बल मिलेगा। तीसरी परिस्थिति देखिए, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। अगर ऐसी परिस्थिति हुई तो इससे लोगों में आपस में अविश्वास बढ़ेगा। अविश्वास की भावना जो है वो लोगों के अंदर बढ़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? ऐसा क्यों रखा उसने इस पाठ का नाम? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो देखिए इसका उत्तर, लेखक ने अपने देश की वर्तमान सामाजिक, जो इस समय सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति है, उसको देखते हुए इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए रखा होगा। अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए, जो इस समय हमारे देश की सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, उसको देखते हुए ही लेखक ने इस लेख का नाम शीर्षक जो है क्या निराश हुआ जाए रखा होगा। और अगर हमें इसका अन्य शीर्षक रखना हो तो इसका अन्य शीर्षक आशावादी जीवन या अभी निराश ना हो भी रखा जा सकता है। हम इसका ये वाला शीर्षक भी रख सकते हैं। आगे देखते हैं, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए। बेटा बहुत सारे विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हो, प्रश्न सूचक होता है, विस्मय बोधक होता है, अल्प विराम है, ये सारे विराम चिन्ह हैं। तो यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए, क्यों आपने उस चिन्ह को चुना। क्या निराश हुआ जाए शीर्षक और भाव के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। यह अधिक उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि समाज में फैली बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। चाहे हमारे समाज में कितनी बुराइयां हैं, कितने लोग निराश हैं, उसके बावजूद भी हमें सकारात्मक पॉजिटिविटी अपने जीवन में रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम निराश ना होकर आशावादी बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो क्या कह रहे हैं अगले प्रश्न में? आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर क्या है बेटा इसका? उत्तर देखिए, यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर, आदर्शों के रास्ते पर चलता है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आदर्शों पर चलने का अर्थ है अंगारों पर चलना। आदर्श केवल कल्पना की उड़ान है, ये केवल हमारी कल्पना में ही अच्छे लगते हैं, वास्तविकता से कोसों दूर है। आदर्शों पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान है और यह कार्य अत्यंत कठिन है, बहुत ही मुश्किल है।
चलिए बेटा, अब देखते हैं भाषा की बात। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण आपको बताने हैं। द्वंद्व समास आप सभी परिचित हैं समास से। द्वंद्व समास की क्या पहचान है? इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और जब हम इसका समास का विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह जो है उसका लोप हो जाता है और उसके स्थान पर और, अथवा, एव या शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं द्वंद्व समास। 12 उदाहरण। सुख, दुख, दूध, दही, ऊपर, नीचे, फल, फूल, लोभ, मोह, राजा, रंक, माता, पिता, भाई, बहन, पाप, पुण्य, भूख, प्यास, जन्म, मरण, पति, पत्नी। तो आपने देखा सभी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और जब समास का विग्रह करेंगे तो सुख या दुख, दूध और दही, ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे, राजा और रंक, पाप या पुण्य, तो और, अथवा या एव किसी भी शब्द का आप विग्रह में इसका जब करेंगे द्वंद्व समास का तो प्रयोग कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न है बेटा इस पाठ का। पाठ में से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। जो आपने पाठ पढ़ा ये क्या निराश हुआ जाए, उसमें से जो 3 प्रकार की संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, उनके उदाहरण आपको छांट के लिखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक। उसमें तिलक, भारत, भारतवर्ष, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, ऐसे बहुत सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमें मिलता है। उसके बाद है बेटा जातिवाचक संज्ञा। इसको देखिए, कानून, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, यात्री, बस, आदमी, ये सब उदाहरण हैं जातिवाचक संज्ञा के। और अंतिम है भाववाचक संज्ञा। इसके अंदर ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भूख, गुण, दोष, अच्छाई, बुराई, तो ये सारे उदाहरण थे भाववाचक संज्ञा के। तो बच्चों, ये पाठ के प्रश्न उत्तर आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। समझ